हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का 2016 का पेपर जो कैसे आया है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एसएसटी में हर बार न्यू न्यू क्वेश्चन ऐड होते हैं, जैसे कि टीचर की भूमिका, टीचर का क्या क्या रूल है, जो कई बार बुक के अंदर नहीं दिए पाते, जो हमें खुद अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखने पड़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर आपको एक अच्छा नॉलेज देता है कि उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और 2016 का पेपर मैंने देखा तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिस भी एग्जामिनर ने बनाया इसे। तो हम इसी पेपर को आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमें कैसे उस क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आप देख सकते हो पूरा, इसमें सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये 2016 का है। फिर हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं। ये रहा आंसर, देखो 2016 का सामाजिक अध्ययन शिक्षा बोलते हैं इसे हिंदी में, और इंग्लिश में सोशल स्टडी एजुकेशन, एसएससी के नाम से जाना जाता है। देखो सबसे पहले पूछा है सामाजिक अध्ययन शिक्षा के अवधारणा व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान से मतलब कैसे भिन्न है, 3 समानताएं और 3 असमानताएं इसमें बतानी है। 4 मार्क्स में आपको बताना है अवधारणा और क्षेत्र, 3 मार्क्स में समानता है, 3 मार्क्स में असमानता है। तो सबसे पहले हमारी जो एसएसटी की शुरुआत हुई थी सामाजिक अध्ययन की अवधारणा में लिखोगे आप, यूएसए इसको जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। 1892 में इसका नामकरण हुआ था, याद रख सकते हो आप। उसमें स्टार्टिंग में 3 विषय थे, इसमें आप उसको छोड़ के लिखना, क्या बोलते, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये 3 विषय थे। और फिर इसके बाद जो वैसे तो ज्योग्राफी भी था इसमें, बट वो धीरे धीरे ऐड हुआ था। अमेरिका में गठित कमेटी ऑफ द सोशल स्टडी ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑन द रिकॉग्नाइज ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिन्होंने 1916 में एसएसटी को मान्यता प्राप्त करी। सिंपल से डेट याद रखना आप, 1892 में इसका नामकरण हुआ, कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1916 में इसे मान्यता प्राप्त हुई। 1921 जो इसका नीचे लिखा हुआ है, इसका विस्तृत अध्ययन के लिए एक नेशनल काउंसिलिंग बनाई, राष्ट्रीय परिषद। और 1934 के बाद इसके बड़े बड़े आयोग बनते गए जो अनुसंधान रिसर्च का काम करते गए। अब इसकी एक परिभाषा लिखोगे आप। जॉन जेरलेमेक ने कहा था कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, ये लिख दिया आपने। अब लिखोगे कि परिभाषा मेन, ये तो आपने उसके बारे में थोड़ा डीप अवधारणा बता दी। अब परिभाषा बताओगे कि सामाजिक अध्ययन वह विषय है जिसमें मानवीय संबंधों का विभिन्न पर्यावरण, विशेषकर सामाजिक पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, उसी को किया जाता है। सामाजिक अध्ययन छात्रों को अपने वातावरण को जानने, समझने व इससे समायोजित होने में सहायता देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह समाज के सहयोगी, मतलब सिंपल से भाषा में बताऊं तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक मानवीय संबंधों का अध्ययन है, जो समाज या वातावरण को जानने, समझने, उसमें समायोजित होने का वरदान प्राप्त करता है, और साथ ही साथ वो एक योग्य नागरिक बनाने का काम करता है। अब इसके जो क्षेत्र हैं, वो क्षेत्र आपका पूछा है इसी में। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है, समाज मानवीय संबंधों का अध्ययन, तत्कालिक घटनाओं का अध्ययन, ललित कलाओं व्यवहारिक अध्ययन, सामाजिक वातावरण का, नागरिक सामाजिक और जीवन का, शिक्षा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सामाजिक अध्ययन व इसमें पूछा है कि समानता है। देखो मानवीय संबंधों तथा पर्यावरण पर केंद्रित दोनों है, दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरीके सुझाते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं, समस्या का उपचार करते समय तथा जानकारी प्रदान करते हैं। ये समझते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। समानता है, जो असमानता है, ये पूरे के पूरे मैंने लिखे हैं। कि सबसे पहले आप बताओगे कि सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम रिसर्च की बात करते हैं, खोज की, जैसे गहनता वाला विषय है, ये कम गहनता वाला, मतलब गहन से जो डीपली जाते हैं ना, वो योग्यता का विशेष निर्धारित है, मतलब जितनी भी कठिनाई स्तर होगी तो हर कोई बंदा उसमें पहुंच नहीं पड़ पाता, बट इसका जो है हर विद्यार्थी से समझ सकता है, ऐसा स्तर निर्धारित किया जाता है। आविष्कारों खोजों का प्रयोग इसमें होता है, इसमें ज्ञान में वृद्धि के लिए उपयोग होता है। सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है, व्यवहारिक पक्ष पर उच्च बौद्धिक स्तर की आवश्यकता, कम बौद्धिक स्तर की, क्षेत्र विस्तृत, क्षेत्र सीमित, सत्य व ज्ञान की खोज, विभिन्न कौशलों का अध्ययन, इसका है सामाजिक उपयोगिता तत्व है, इसका निर्देशात्मक उपयोगिता। तो इसका आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सामाजिक अध्ययन शिक्षा में पाठ्यक्रम की प्रक्रिया व्याख्या कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम, मतलब 5 नंबर में प्रक्रिया बतानी है, 5 नंबर में जो वर्तमान पाठ्यक्रम है। देखो पाठ्यक्रम प्रत्येक समाज एवं राष्ट्र के अपने मूल्य, मान्यता और आवश्यकता होती है तथा वो कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं, पाठ्यक्रम। जैसे आपने पढ़ा होगा, इसका अर्थ होता है कि रेस कोर्स, मतलब दौड़ के मैदान में अध्यापक
दौड़कर जो शिक्षार्थियों के लक्ष्यों को प्राप्त करता है। इस तरीके से भी लिख सकते हो पाठ्यक्रम का। इसका महत्व क्या है? समय शक्ति का सदुपयोग, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षा का स्तर समान, मूल्यांकन, शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति। तो ये इसके महत्व होते हैं। अब पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में हम 4 आधार के अकॉर्डिंग चयन करते हैं: मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक। मतलब बच्चों की आवश्यकता की देखी जाती है, बच्चों की फिलोसफी, उसके एग्जैक्ट नजरिया क्या है, वो सोशलॉजी एक्सपेक्ट क्या है, और जो वैज्ञानिक है उसका देखा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है, किसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम सिद्धांत बनाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन अगले में पूछ सकता है किसी भी पेपर में। क्रिया का सिद्धांत, प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया 3 रूप से घूमती है: करिकुलम से, टीचर से स्टूडेंट पे जाती है ये प्रक्रिया। उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्तमान सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की संरचना क्या है? देखो, जो आप पाठ्यक्रम की संरचना और जो संगठित की बात करते हैं संगठनों की, तो जो सीवी वुड है उन्होंने बताया है कि कैसी होनी चाहिए: क्रिया का पाठ्यक्रम, विषय पाठ्यक्रम, योजना पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित, कोर पाठ्यक्रम, सह संबंधित, शिक्षा पाठ्यक्रम, समुदाय अनुभव केंद्रित। मतलब इन चीजों को तो उसमें शामिल करना जरूरी है, मतलब ऐसी पाठ्यक्रम होनी चाहिए। अब देखते हैं जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा विषय पाठ्यक्रम के जो हम बात करते हैं तो ये है इसमें। तो जैसे कि लिखा है, हमने देखा इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जो उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय हैं। ऐसे इसमें आप लिख दोगे इसकी प्रक्रिया कैसे। जैसे क्लास 6 में हमारे अतीत, पृथ्वी हमारा आवास, सामाजिक राजनीतिक जीवन 1। क्लास 7 में भी हमारा पर्यावरण, सामाजिक राजनीतिक जीवन 2, हमारे अतीत 2, फिर हमारे 3 सामाजिक राजनीतिक जीवन 3, फिर संसाधन विकास। तो ऐसे आप चैप्टर के नाम बताओगे तो ये आप पाठ्यक्रम बता सकते हो कि ये सब चैप्टर हैं इसमें। ये संरचना हो गई, और संरचना में आपको ये शामिल हुआ रखा है कि इन पाठ्यक्रम में क्रिया का सिद्धांत है, विषय आधारित है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा फुल समझा रखा है मैंने एक पेज में। अब पूछा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए, किन्हीं 3 प्रकृति संसाधनों का वर्णन कीजिए जो मतलब खत्म हो रहे हैं या जिनके हमें सतत पोषणीय विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। 4 नंबर में आपको आवश्यकता बतानी है, 3 आपके बताने हैं तो उनको डिफाइन करना है। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? संसाधनों की सीमित मात्रा के कारण। लुगदी और कागज उद्योग पूरी तरह से प्रकृति संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए मांग और पर्यावरण मापदंडों को पूरा करने के लिए, उत्पादन की कुल लागत में कटौती करने के लिए, विकासात्मक गतिविधियों के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ी भी उपयोग कर सके इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है। 3 प्रकृति संसाधन लिखने हैं आपको, जैसे आपको पता ही है, कोयला, पेट्रोलियम, जंगल, वर्ल्ड वाइड जो वन्य जीव, खनिज, ये सब खत्म हो रहे हैं, तो इनका आपको डिफाइन करना है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 6 मार्क्स पे है तो मतलब 3 पॉइंट लिखे, मैंने 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। प्राकृतिक गैस भी है इसमें। इसी के अथवा में पूछा दूसरा में, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की अवधारणा का परिभाषित कीजिए, समाज और शिक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभाव। तो 2 मतलब 5 में डिवाइड है आपका। तो सबकी पहले परिभाषा बताते हैं। देखो, उदारीकरण सिंपल सा है, मतलब जो उदारीकरण की बात करता है कि समाज ना अपने जो भी उस पर दबाव डालता है निजी क्षेत्रों पे, उनको स्वतंत्र कर देता है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अध्याय है कि सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण से इसकी स्वतंत्रता युक्ति है, मतलब कि सरकार किसी भी तरीके से उन पर दबाव नहीं डालेगी या उनको रोकेगी नहीं, प्रतिबंध नहीं लगाएगी, उन्हें स्वतंत्र दे देगी जितने भी निजी लोग हैं। न घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों का नियंत्रण पर थोप दी थी। निजीकरण का अर्थ है कि अब वो निजी के हाथों में सौंप दिया, स्वामित्व किसको दे दिया? निजी। निजीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र में स्वामित्व या उद्योगों को स्वयं चलाने की स्थिति में शामिल करना है। मतलब कि निजी, जैसा कि मैं अपना उद्योग खुद स्वयं चला सकता हूँ, आप अपना उद्योग खुद चला सकते हो। उदारीकरण थी स्वतंत्रता दी, मतलब जितने भी प्रतिबंध है व्यवहार पे उसको हटा दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों के प्रबंधन में सरकार निजी क्षेत्र के बढ़ावा देके अपने धीरे धीरे छुटकारा पा रही है। वैश्वीकरण का अर्थात आपको पता ही है कि विश्व का परस्पर जुड़ाव। वैश्वीकरण मतलब विश्व का एकीकरण हुआ। वैश्वीकरण का अर्थ है सीमा से बाहर लोगों की हलचल और व्यापार पूंजी स्वतंत्र प्रवाह की स्थितियों के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत, मतलब जोड़ना है।
अब देखो इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का। समाज में महिलाओं को नौकरी के अवसर मिले, लोगों के संस्कृति मूल्यों को एकीकृत और जुटाता है। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और देशों के सांप्रदायिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। शिक्षा पर देखो व्यापक प्रभाव पड़ा, साक्षरता दर उच्च हो जाती है, विदेशी विश्वविद्यालय विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर मिट गया है। ये तो ये इसका प्रभाव पड़ा था शिक्षा पे। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और इतिहास के शिक्षण के लिए क्रमश क्षेत्रीय विधि, स्रोत विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। मतलब आपको रिसोर्सेस मेथड एंड रीजनल मेथड की बात करिए 5 में। देखो स्रोत विधि क्या होता है, किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए जिस भी हम स्रोत का यूज करते हैं तो वो क्या है, स्रोत विधि। जैसे अभिलेख, मानचित्र, ये सब तो किसमें आता है, स्रोत विधि में। स्रोत विधि के प्रकार क्या है, भौतिक वस्तुएं, खंडर, प्रतिमाएं, यंत्र, शस्त्र, मौखिक विवरण, गीत विवरण, दंत कथाएं, परंपराएं, लिखित या मुद्रित अभिलेख, जर्नल, हस्तलेख, अभिलेख, पत्र, संधियां। इतिहास और भूगोल शिक्षण के लिए हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखो बहुत जरूरी होता है जो स्रोत विधि होती है। इतिहास का व्यवहारिक तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग, यह भूगोल व इतिहास के शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए उपयोग होता है। छात्रों को शिक्षा बढ़ाने तथा जिज्ञासा ज्ञात शांत करने के लिए उपयोग इसका। इतिहास भूगोल शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाने में इसका उपयोग होता है। छात्रों की सक्रियता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग। अब रीजनल मेथड आ गया, क्षेत्रीय विधि समाज, मनुष्य, प्रकृति, प्रणाली के विकास के वैश्विक और ज्ञान के स्थानीय विभेदक स्तर के बीच संबंधों को, तरीकों को दर्शाता है। मतलब पूरे क्षेत्र के बारे में बताता है कि वैश्विक स्तर पर कैसा क्षेत्र है, उनको यह डिफाइन करता है। देखो इसका उपयोग दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों तथा भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी के लिए, घटनाओं का अध्ययन करने के लिए। जर्मन इसको कार्ल रिटर ने उद्घाटन किया था, मतलब इसके भूगोलवेता कहते हैं क्षेत्रीय विधि के। प्रकृति, वनस्पति, स्थानीय जलवायु, तो इनमें हम इनको सिखाने के लिए, अवधारणाओं को सिखाने के लिए क्षेत्र विधि का उपयोग कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भौगोलिक अवधारणाओं को समझने के लिए मानचित्र, ग्लोब और एटलस मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो तीनों के बारे में आपको बताना है इसमें। देखो पहले मानचित्र, तीनों की डेफिनेशन बताओगे, फिर इनकी भूमिका क्या क्या हो सकती है। देखो ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब पृथ्वी के एक ऐसे गोलाकार मॉडल या प्रतिरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे पृथ्वी के आकार व धरातल को प्रदर्शित किया जाए। मतलब एक मॉडल है, गोलाकार है, प्रतिरूप बोल सकते हो। मानचित्र क्या है, मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उससे किसी भी भाग का दियामी, लंबाई और चौड़ाई प्रतिनिधि है और इसे समतल सतह पर निश्चित पैमाने पर ग्रिड के माध्यम से पारंपरिक चिन्हों की सहायता से, सिंपल से आप कह सकते हो मानचित्र किसी ग्रिड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया कोई चिन्ह है या ग्रिड पर हम उसे समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं। एटलस क्या है, एटलस मानचित्र की बुकों को कहते हैं जिसमें देश विदेश के बहुत सारे नक्शे होते हैं। उदाहरण, मानचित्र क्षेत्र। अब कैसे आप उदाहरण के साथ समझाओगे। देखो मानचित्र से हमें क्षेत्रों, प्रदेशों, देशों की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। ये मानचित्र ग्लोब दोनों भौगोलिक स्थितियों को जानने में सहायता देते हैं। ग्लोब यूज बिकॉज इट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू शोइंग द सरफेस and also show exactly continent and oceans appear the earth cover surface। ये हमें अच्छे से समुद्र और जो हमारे महाद्वीप है उनको बारे में जानने के लिए प्रदान करते हैं। ग्लोब पहाड़ों, नदियों, पठारों की अवधारणाओं को समझने में सहायक है। भौगोलिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करने में ये मैप सहायक होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अवधारणा तथ्यों समझने के लिए सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के निहित आंकड़े, स्रोत और साक्ष्य, जो हम बोलते हैं डाटा, मैथ, रिसोर्सेस एंड जो एविडेंस होते हैं वो कैसे सहायता देते हैं, यह आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर भूगोल और इतिहास पढ़ाने के लिए। देखो आंकड़े और साक्ष्य, स्रोत आपके कैसे उपयोग करते हैं। इतिहास और भूगोल से जुड़े साक्ष्य उनकी समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। स्रोत के उपयोग से अवधारणा को अच्छे से समझा जा सकता है और फिर कि इतिहास के जीवन काल कैसा था, साम्राज्य कैसा था, उसके बारे में हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पुस्तकों में बहुत से भूगोल से संबंधित आंकड़े, जनसंख्या, साक्षरता दर, जन्म मृत्यु दर तथा स्रोत का उपयोग इसमें होता है। यह आप पॉइंट लिखोगे। इतिहास की कई घटनाओं का पता
साक्ष्य से चलता है। किसी भी क्षेत्र में एक नगर के विकास के माध्यम से धन के लिए कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है, उसकी प्रवासियों की संख्या कितनी है, वेतन कितना है, तो ये माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए वर्तमान समय में सतत और व्यापक के महत्व एवं आवश्यकता बतानी। मतलब सीसी का आवश्यकता और महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखो सीसी के महत्व क्या है, आप लिखोगे। इससे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है। कमजोरी को पहचान कर निदान किया जाता है। यह अब उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखता है। यह शिक्षक को सही कार्यनीति बनाने में मदद करता है। विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है। तो ये आप लिखोगे इसमें। आवश्यकता क्या है, व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाने के लिए, विषय सामग्री उपयुक्त थी या नहीं इसके लिए, स्वयं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम के परिवर्तन के लिए, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ आप ये आवश्यकता लिख सकते हो इसमें, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। उच्च प्राथमिक स्तर की किसी एक कक्षा के सामाजिक अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। किसी भी एक कक्षा के, जैसे हम कक्षा 6 की बात कर लेते हैं कि हमारे अतीत, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, हमारा पर्यावरण, ये 3 बुक है एसएसटी की क्लास में। देखो पाठ्यक्रम निर्माण के सैद्धांतिक पक्षों पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है। इसमें छात्रों को बोझ कम करने के लिए पर्याप्त बल दिया गया है। तो आप ये इसकी कुछ विशेषता बता रहे हैं, मतलब मूल्यांकन कैसा हुआ। छात्रों की क्षमताओं का ध्यान रखकर पाठ्य सामग्री का निर्माण किया गया है। स्वचिंतन तथा मनन पर आवश्यक जोर दिया गया है। स्कूली जीवन के भार से संबंधित ज्ञान पर जोर, पर्यावरण तथा राष्ट्रीय सरोकारों पर विशेष ध्यान। आलोचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि उसकी आलोचना भी करो और साथ साथ मूल्यांकन भी करो। मतलब क्या कमी है, क्या उजागर किया जा सकता है आपको। जैसे देखो कुछ पाठ ऐसे हैं जो बच्चों के उच्च लेवल से संबंधित है, कुछ ऐसे हैं कि बच्चों को उबाऊपन, बोरिंग बनाते हैं। टू मच थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी ज़्यादा है इसमें। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब बच्चों की कुछ चैप्टर में इंटरेस्ट गिर जाता है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। देखो संस्कृति या तो शारीरिक या तो अमूर्त रूप से विद्वान हो सकती है। संस्कृति शिल्पाकृति या संस्कारी रूप से, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, लोगों के विश्वास पर आधारित है। मतलब हम रीति रिवाज, परंपराएं जो हम सीखते हैं पूर्वजों से, वो संस्कृति होती है। सभ्यता एक बड़े पैमाने पर होती है। सभ्यता के अंदर संस्कृति बहुत सारी पनपती है। मनुष्य की सामाजिक विकास एवं संगठन की दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसको। किसमें? सामाजिक विकास व संगठन के रूप में। इसमें हम 3-4 चीजों की बात करते हैं। भौतिक, आधारभूत जो हम बोलते हैं, इसमें धार्मिक और सामाजिक, इसकी संरचना की ये बात करता है। संबंधित क्रियाएं इसमें होती है। संबंध क्या है दोनों का, 5 पॉइंट में आप समझा सकते हो। इसमें संस्कृति और इसमें दोनों एक ही धरातल पर पनपती है, ये कह सकते हैं। सभ्यता जहां हमें भोगवादी बनाती है, वहीं संस्कृति उसे संयम सिखाती है। सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कृति दूसरों के लिए भी जीना सिखाती है। मतलब सभ्यता अपने लिए जीना तो संस्कृति अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जीना सिखाती है। विश्व की सभ्यता एक पर देशों की संस्कृति भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब एक सभ्यता है तो देशों की संस्कृति साथ साथ भिन्न भी हो सकती है। सभ्यता बाहरी आवरण को तो संस्कृति बाहरी और आंतरिक आवरण दोनों को संबंध करता है या जोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून को परिभाषित कीजिए। भारत के संदर्भ में मानसून के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखो मानसून मूलतः किसे कहते हैं? जो हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिणी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। मतलब जो हवा आती है वर्षा लाने के लिए, उसी को कहते हैं। ये भारत में भारी वर्षा लाती है। से पुर्तगाल में इसको मोनाको मानसाओ से लिया गया है। अरबी शब्द मौसम करते हैं, अर्थ क्या होता है? मौसम से मानसून को मौसम कहा जाता है। भारतीय मानसून के प्रकार क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून, शीत ऋतु में वर्षा भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर जाती है। लौटता हुआ मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ये 3 मानसून आप कर सकते हो। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो शीत ऋतु में वर्षा करता है। उत्तर पूर्वी मानसून होता है जो भारत में उत्तर की दिशा में, जैसे अभी वर्षा ऋतु आएगी उस टाइम वर्षा करता है ज़्यादा। और लौटता हुआ मानसून जो वर्षा ऋतु जाती है तो वो वाला मानसून होता है सितंबर अक्टूबर के महीने में।
अब एक सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप सामाजिक अध्ययन के प्रभावी शिक्षण में समुदाय संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे। देखो, संसाधनों का विषय में उचित उपयोग करके आवश्यकता अनुसार तथा उचित समय में सही साधनों का उपकरण सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करके बच्चों की सामाजिक अध्ययन में रुचि विकसित करने के लिए इसका उपयोग करके बच्चों के उबाऊपन को दूर करने के लिए प्रभावी शिक्षण बनाना, इसका उपयोग करके संसाधनों का उपयोग करके शिक्षण में नवीनता तथा ताजगी लाने का उपयोग करना। जो भी सामुदायिक संसाधन है उनका हम अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, कि इंटरेस्ट बनाने के लिए, उबाऊपन दूर करने के लिए, एक्टिविटी कराने के लिए, एक रुचि विकसित करने के लिए, नवीनता लाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। वास्तविक जीवन का ज्ञान देने के लिए, कक्षा से बाहर योजना बनाने के लिए, विज्ञान परिवेश बनाने के लिए तो इसका उपयोग करते हैं। सामाजिक अध्ययन कक्ष के महत्व बताइए। और सामाजिक अध्ययन कक्षा के लिए सूची, मतलब जो सोशल स्टडी रूम होता है तो उसके इम्पोर्टेंस बताने हैं, और सोशल स्टडी रूम के लिए क्या क्या मटेरियल उपलब्ध होने चाहिए। देखो, महत्व क्या है, संस्कृति, विरासत व भूकृतियों का पूर्वावलोकन प्रदान करती है। सामाजिक विज्ञान को सीखना आसान एवं सृजनात्मक हो जाता है। यहाँ पर जाके अवधारणा को समझने में बहुत सहायता प्रदान करता है सोशल स्टडी रूम। सामाजिक अध्ययन कक्ष के सामानों की सूची क्या है, चौक बोर्ड, कुर्सी, मेज, फाइल्स, अभिलेख, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, ग्राफ, ये सब इसमें चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। ये आप सब लिख सकते हो। चित्रों का संग्रह, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, जितने भी ऑडियो वीडियो विजुअल है, ये सब चीज़ इसमें आता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के गुणों को लिखिए और बदलते समय में इसकी भूमिका। अर्थ में पूछा है, एक गुण क्या है, बालकों को समझने की योग्यता, स्वयं शैक्षिक एवं शिक्षण योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने की योग्यता, समायोजन की क्षमता, कार्य करने की क्षमता। तो आप ये सब इसमें लिख सकते हैं। गुण की वो एक अच्छा योग्यता होती है, उसमें सीखने की क्षमता होती है, अपने विषय का ज्ञान होता है, बालकों के साथ समायोजन की क्षमता होती है, कार्य करने की इच्छा, सहयोग, सद्भावना, निष्पक्षता होती है। तो इसकी भूमिका क्या है, अभी वर्तमान समय में आदर्श मानव समाज की स्थापना में इसकी भूमिका है, जीवन मूल्यों की शिक्षा देने में भूमिका, छात्रों के व्यक्तित्व विकास में भूमिका, समाज को सही राह दिखाने में भूमिका, मार्गदर्शक के रूप में भूमिका, सांस्कृतिक ज्ञान और उसे हस्तांतरण के रूप में शिक्षा की भूमिका होती है, शिक्षक की एक भूमिका। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि और प्रश्नों को किस प्रकार विश्लेषित करोगे, चर्चा कीजिए। देखो, ढाई में पूछे, देखो संख्याकी के द्वारा हम उपलब्धि को और प्रश्नों को विश्लेषित करेंगे, ग्राफ के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, उपकरणों के द्वारा। तो ये हमारा पेपर यहीं ऐड होता है, इसको भी आप समझ लेना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।